गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चैक 5 बिलियन में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समावेशी शिक्षा का निर्माण या सृजन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ये द्वितीय वर्ष का चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर है। इसके अंदर हमने बालकों को समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो भी विषय का अध्ययन किया है, जिसके अंदर की जो अपंग बालक हैं या अक्षम बालक हैं, डिसेबिलिटी बालक हैं, उनको किस प्रकार से समावेशी शिक्षा दी जाती है, उसकी पहचान कर, उसका विभेद कर उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जाती है। तो हमने समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बनी नीतियाँ, आयोगों के बारे में भी अध्ययन किया कि उसके अंदर किस प्रकार के प्रावधान हैं। तो आज हम जो अध्ययन करते हैं कि जो अक्षम बालक हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक संरचनाएँ क्या क्या है। तो हमने जो पिछले एक नंबर यूनिट के अंदर इकाई 1 के अंदर अध्ययन किया था अक्षमता और समावेशन का। तो अक्षमता और समावेशन के अंदर हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार की क्षमताएँ होती हैं और उन क्षमताओं को अध्ययन करने के बाद में किस प्रकार की उनको शैक्षिक सुविधाएँ दी जाती है ताकि वो बालक समावेशी विद्यालय के अंदर आकर के सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर सके। क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ ही है कि अक्षम बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठा करके अध्ययन करना। तो ये वाला आज वाला टॉपिक है वो अक्षमता से जुड़ा हुआ है, जो अपनी इकाई नंबर 1 में कर लिया है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी अक्षमताएँ होती हैं और किस अक्षमताओं के आधार पर किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक संरचनाएँ इसके अंदर होती हैं, किस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षमताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्षमताओं के अंदर अपने मुख्य रूप से 6 प्रकार की क्षमताएं का अध्ययन करेंगे और उसके अंदर किस प्रकार से अलग अलग क्षमताएं होती हैं, कितने प्रकार की क्षमताएं होती हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं और उन प्रकार बालकों के अंदर उस प्रकार की क्षमताएं या विशिष्टताएँ आती हैं। क्योंकि क्षमता का अर्थ विशिष्ट बालकों के अंदर ही है। विशिष्टता क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट होने के साथ ही स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए स्पेशल सुविधाएं होनी चाहिए। तो विभिन्नताओं के आधार पर हम देखते हैं कि कितने प्रकार की अक्षमताएं होती हैं। तो सबसे पहले बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक या भिन्नता, बौद्धिक रूप से भिन्नता है। तो बौद्धिक रूप में भिन्नता का अर्थ है, जैसे अपने टेबल में देखा था कि हमें सामान्य बालक, अति पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपने देखते हैं कि 90 जो अपनी बुद्धि लब्धि की एक जो सारणी है जिसके अंदर अपने 0 से लेकर के 140 तक इंगित करते हैं। तो उसके अंदर टर्बोनल पैनल द्वारा जो सारणी दी गई है, टेबल दी गई है, उसमें हम कहते हैं कि 90 से लेकर के 110 की जो बुद्धि लब्धि है उसको हम सामान्य बालक मानते हैं। उसके नीचे वाले जो बालक हैं वो हम पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक इस प्रकार से मानते हैं। उसके ऊपर वाले जो उच्च स्तर वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। तो इस आधार पर जो मानसिक रूप से, जो बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं उनके हम मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या मंदबुद्धि बालक। तो इसके अंदर सबसे पहला जो बालक आएगा वो मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक आएगा। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक का अर्थ है कि उसको अधिगम करने में अक्षमता आती है, उसको बात को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। इस प्रकार से शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक है। और इसके साथ ही इसके अंदर अपने जो इस सामान्य बालक से हाई उच्च स्तर वाले हैं उनको भी हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। उनके लिए भी समावेशी शिक्षा के अंदर विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट सुविधाएं देने की जरूरत होती है। तो उसके अंदर भी है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक, और नंबर 4 है सृजनात्मक बालक। तो इतना ध्यान रखना है कि
समूह शिक्षा के अंदर अपने जो सोचते हैं कि अक्षम बालकों को ये अध्ययन करवाया जाता है, तो अक्षम बालकों के साथ साथ विशेष बालक होते हैं, विशेष रूप से योग्यता रखते हैं, उनके लिए भी समूह शिक्षा के अंदर विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उनको भी उस समावेशी विद्यालयों को सुविधाएँ दी जाती हैं। इस प्रकार से अब सिर्फ सामान्य श्रेणी वाले ही नहीं आएंगे, सामान्य से ऊपर वाले जो बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक श्रेणी में आएंगे, उनको भी विशेष योग्यता की जरूरत होती है, विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। तो नंबर 2 है शारीरिक रूप से अक्षम बालक। शारीरिक रूप से भिन्नता या अक्षम बालक है। तो शारीरिक रूप से जो भिन्नता होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो अंग भंग हो जाना, चाहे वो जन्मजात हो सकता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के साथ कोई हाथ चला गया, पैर चला गया, अंग भंग की स्थिति के अंदर वो अपंगता आ जाएगी। और दूसरी जो अपंगता होती है उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी, जो लंबी बीमारी के कारण उसका जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है और रोग से युक्त हो जाता है, जिससे कि उबर नहीं पाता, उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और वो क्या है हमेशा बीमारी से ग्रसित रहता है। इस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार है, लेकिन इसके साथ ही यदि अंधापन है, दृष्टि बाधिता है, वो भी अपंगता के अंदर आएगी, वो भी शारीरिक अपंगता है। और श्रवण बाधिता है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो भी वो शारीरिक क्षमता में आएगी। तो मुख्य रूप से इसके अंदर 4 प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, 4 प्रकार की क्षमताएं होती हैं। पहला है शारीरिक अपंगता, यानी कि शारीरिक रूप से अंग भंग हो जाना, अपंगता। दूसरा है चिरकालीन बीमारी के कारण शरीर अस्वस्थ। तो ये इसमें क्या है, अंग भंग नहीं होता, सिर्फ शारीरिक किसी रोग के कारण, लंबी बीमारी के कारण क्या है शरीर अस्वस्थ रहता है, वो पूरी तरह से शारीरिक रूप का जो लाभ है वो नहीं ले पाता, इस कारण से वो बीमारी होती है। तीसरा कारण है दृष्टि बाधिता या दृष्टि दोष। और चौथा है श्रवण दोष या श्रवण अपंगता कह सकते हैं अपने इसको। तो इस प्रकार से इसमें भी 4 प्रकार की भिन्नता होती है शारीरिक रूप से, शारीरिक अपंगता, बीमारी के कारण, और दृष्टि दोष और श्रवण अपंगता, सुनने में। नंबर 3 है मौखिक संचार में भिन्न बालक, मौखिक संचार से भिन्न बालक। नंबर 3 है मौखिक रूप से भिन्न बालक या अक्षम बालक। तो मौखिक रूप से अंदर अपने मौखिक का अर्थ है कि इसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, वाणी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो सही ढंग से बोल नहीं पा रहा या भाषा को समझ नहीं पा रहा। तो इसके अंदर 2 प्रकार की अक्षमताएं आती हैं, वाक् अपंगता और भाषा विकलांगता। नंबर 1 है वाक् अपंगता और नंबर 2 है भाषा अपंगता। तो अपंग होना वाक् रूप से बोलने में, वाणी में, स्पीच के अंदर जब प्रॉब्लम आती है, बोलने में जब प्रॉब्लम आती है, तो उसको वाक् क्या है अपंगता कहते हैं। भाषा को समझने के अंदर दिक्कत आती है, भाषा को लिखने में जब दिक्कत आती है, उसको क्या है भाषा अपंगता बोलते हैं। इस प्रकार से मौखिक रूप से भिन्नता में भी 2 प्रकार की अपंगता है, वाक् अपंगता और भाषा। इस प्रकार से अपने 3 अपंगताएं की हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं नंबर 4। 4 के अंदर अपने देखें तो मनोसामाजिक रूप से अपंग बालक, जहाँ मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। मनोसामाजिक का मतलब है सकारात्मक रूप से अनियंत्रण है, वो सामाजिक रूप से कुसमझोता बालक है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा समाज के अंदर, और समस्यात्मक बालक हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, अपराधी बालक है, अपराध के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो गया है जो कि समाज के लिए अनुकूल नहीं है, समाज को स्वीकार्य नहीं है।
तो इस प्रकार से मनोसामाजिक रूप से जो भिन्न बालक हैं जो क्या है 4 प्रकार से अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक के अंदर हमने 4 प्रकार देखे थे और चारों प्रकारों के अंदर हमने सबसे पहले देखिए संवेगात्मक रूप से संवेग कंट्रोल में नहीं, सबसे पहले संवेग कंट्रोल में होने चाहिए, तभी बालक का विकास सही ढंग से हो जाएगा। उसको कब क्रोध करना है, कब हंसना है, तो उनका जो संवेग में कंट्रोल रहेगा तभी वो क्या है बालक समाज के अंदर सही तरीके से विकास कर पाएगा। तो संवेगात्मक रूप से अशांत होना बालक का वो भी भिन्न बालक के अंदर आएगा। संवेगात्मक रूप से अशांत, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है वो क्या है सामाजिक रूप से भिन्न बालक माना जाता है। दूसरा है कुसमाजित बालक, कुसमाजित बालक, कुसमाजित बालक के अंदर इसके अंदर बालक समाज के अंदर समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता और इसके अंदर वो समाज के अंदर सही तरीके से विकास नहीं कर पाता, समाज की रीति रिवाज को समझ नहीं पाता। इस प्रकार से क्या है कुसमझ के कारण वो अपना वो समाज का दोनों के लिए वो हानिकारक होता है, हितकारी नहीं होता। नंबर 3 है समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक ऐसे जो बालक है कभी कोई ना कोई कार्य करने के बाद में समस्या पैदा करता रहता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, परिवार के लिए भी, विद्यालय के लिए। तो इस प्रकार के बालकों को हमने समस्यात्मक बालक की श्रेणी में जो क्योंकि मनोसामाजिक रूप से वो स्थिर नहीं होता, मनोसामाजिक कंडीशनों को समझता नहीं है, मन स्थिर नहीं है, उसका सामाजिक में रहन सहन की उसको पता नहीं है, तो मनोसामाजिक रूप से वो अस्थिर बालक है, उसके अंदर संवेगों में कंट्रोल नहीं रहेगा, कुसमझित हो जाएगा, समस्यात्मक बालक होगा। इस प्रकार का बालक सामाजिक रूप से विकास सही ढंग से नहीं कर पाता। दूसरा है अपराधी बालक, अपराधी बालक, अपराधी बालक के अंदर इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाना जो समाज को स्वीकार्य नहीं है, जो नियमों का जो राष्ट्र के नियम है उनका क्या है उल्लंघन करता है, समाज के जो नियम रीति रिवाज बने हैं उनका उल्लंघन करता है। इस प्रकार से वो क्या है अपराधी बालक की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार क्रियाविधि करता है जो कानूनों का उल्लंघन करने की होती है, तो अपराधी बालक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही 5 नंबर का है, 5 नंबर में अपने देखते हैं कि 5 नंबर में सांस्कृतिक रूप से जो भिन्न बालक होता है, संस्कृति के आधार पर भिन्न बालक है, क्योंकि हमारा जो देश है कई संस्कृतियों से मिलकर के बना है, कई संस्कृतियाँ यहाँ पर अलग अलग निवास करती हैं। तो बहुसंस्कृतिक देश होने के साथ साथ कुछ एक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की संस्कृति होती है जिसका बाहुल्य होता है, और दूसरी संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जो अलग समय के लिए जहाँ अल्प होती हैं, थोड़ी होती हैं, उसके जो जनसंख्या वो कम होती है, जिससे कि बहुत संस्कृति के आधार पर ही वहाँ पर जो सामाजिक ढांचा बना होता है, और अलग जो संस्कृति है उनको क्या वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर विकास करने के लिए कुछ समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार से उस सांस्कृतिक रूप से वो भिन्न बालक है, उसको विद्यालय के अंदर भी इस प्रकार की समस्या का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो बहुत संस्कृति के आधार पर वहाँ पर रीति रिवाज या वहाँ की जो क्षेत्रीयता है वो बड़ी होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं उसको भाषा समझने में, समाज में रहने में दिक्कत आती है, सामाजिक समूह बनाने में भी दिक्कत आती है। तो इसमें 2 प्रकार के जो भिन्न बालक माना जाता है, अधिगम अस्वीकार। तो अपने देखते हैं सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। तो सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक के अंदर अपने आएंगे अधिगम अस्वीकार, अधिगम अस्वीकार। तो इसके अंदर क्या है अलग संस्कृति होने के इस कारण उस क्षेत्र के अंदर अधिगम करने में, सीखने में उसको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती जो कि उसके लिए आवश्यक है। तो वो एक ऐसा बालक बन जाता है जिसको क्या है अपने विकास करने के लिए, अपना अधिगम करने के लिए क्या है सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती।
दूसरा है इसके अंदर अपने कहें तो सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक है, संस्कृति के आधार पर वंचित बालक है, क्योंकि वहाँ की जो उसकी संस्कृति है वो अल्पसंख्यक है, वहाँ पर बहुसंख्यक है, उसके अनुसार संस्कृति का जो रीति रिवाज बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत इसके अंदर अधिगम करने में आती है। तो सांस्कृतिक रूप से अपवंचित बालक, सांस्कृतिक रूप से अपवंचित या अल्पसंख्यक बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो इस प्रकार से हम सांस्कृतिक रूप से विभिन्न बालक मानते हैं, इनको भी समग्र शिक्षा के अंदर लेना है तो कहीं ना कहीं सुविधा देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको उस प्रकार की क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग या उस प्रकार के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उनको सिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सामाजिक रूप से अगला जो स्टेप है वो है सामाजिक रूप से अपवंचित बालक। सामाजिक रूप से अपवंचित बालक, ऐसे जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। लेकिन ऐसे बालकों में संस्कृति के आधार पर या सामाजिक ढांचे के आधार पर वो कहीं ना कहीं पिछड़ा होता है, समाज के अंदर रहते हैं तो अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या उनके अंदर आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो क्या है, अपना विकास नहीं कर पाते, विद्यालय में नहीं जा पाते, परिवार में सहयोग करने लग जाते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लग जाते हैं, और परिवार वाले भी इतने जागृत नहीं हैं या माता पिता भी इतने जागृत नहीं होते कि उनको विद्यालय में भेजा जाए। तो सामाजिक रूप से वंचित बालक का है कि समाज की सामाजिक कारणों के कारण, चाहे वो आर्थिक है चाहे वो सामाजिक है, उनके कारणों से जब वो अपनी जो निर्धारित योग्यता रखते हैं उनमें वंचित रह जाते हैं, अपनी जितनी योग्यता वो रखते हैं उससे वंचित रह जाते हैं, तो सामाजिक रूप से वंचित बालक है। तो वंचन के आधार पर या सामाजिक रूप से वंचित बालक है, तो वंचन के आधार पर ही है सामाजिक आधार पर। तो यदि हमने सामाजिक रूप से वंचित, दूसरा है आर्थिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित। तो इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का इस प्रकार का बना हुआ है कि वहाँ पर उनकी जो बाहुल्य नहीं है, उनका जो रहन सहन का तरीका सही नहीं है, जिसके कारण वो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और आर्थिक कारण भी उसका बड़ा कारण बनता है जिससे कि उसकी शैक्षिक सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाती। इसके आधार पर हम कहते हैं कि 6 प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं जो पाई जाती हैं, 6 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन विभिन्नताओं के आधार पर ही हम समावेश शिक्षा का निर्माण करते हैं, और समावेश शिक्षा के अंदर हम उन विशिष्टताओं के ध्यान में रख करके, उस स्पेशल को ध्यान में रख करके ही हम उस शैक्षिक सुविधाओं को बच्चों को देते हैं। उसमें क्या है, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा देने के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार की सुविधा देते ही हम कहते हैं कि 6 प्रकार की बौद्धिक जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं, बालक के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक हो सकता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक है, प्रतिभावान बालक है और सृजनात्मक बालक। ध्यान रखना है कि प्रतिभावान बालक और सृजनात्मक बालक है, इनको भी समय शिक्षा के अंदर विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, तो शारीरिक रूप से भिन्न बालक के अंदर शारीरिक अपंगता है, किसी लंबी बीमारी के कारण शरीर अस्त व्यस्त है, दूसरा है मौखिक संचार के अंदर, तीसरा वाक अपंगता के अंदर, फिर भाषा विकलांगता के अंदर, ये चीज़ें जो मौखिक संचार के अंदर जो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको सीखने में दिक्कत पैदा करती है, समग्र शिक्षा के रूप में आने में दिक्कत पैदा करती है, उसको दूर किया जा सकता है। मनोसामाजिक रूप से स्वेगात्मक रूप से कंट्रोल नहीं है, स्वेगात्मक रूप से अशांत है, सामाजिक रूप से वो अशांत है या कुसमृद्ध है, समस्यात्मक बालक है। देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है चीज़ें,
संवेग कंट्रोल में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो समाज रूप से समायोजन नहीं कर पाएगा। समायोजन नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए समस्या पैदा कर लेगा, और समस्या जब बढ़ जाती है वो अपनी प्रवृत्ति बना लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपराधी बालक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो संवेग है वो संवेगों का नियंत्रण ही इन चीज़ों का कारण बढ़ता है। तो इसके अंदर सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, जिसके अंदर अधिगम असुविधा युक्त है, सांस्कृतिक रूप से जो वंचित अल्पसंख्यक हैं, और नंबर 6 में आधार के आधार पर या वंचन के आधार पर 2 प्रकार के सामाजिक रूप से वंचित बालक और आर्थिक रूप से वंचित बालक हैं। तो इस प्रकार से हम इसके 6 प्रकार की विभिन्नताएँ देखी हैं। एक तो इसमें क्या है, तो इसमें अपने 6 प्रकार की विभिन्नताएँ देखी है। इन विभिन्नताओं के आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे। इसके आधार पर अपने जो बौद्धिक क्षमता के अंदर अपने एक अधिगम क्षमता भी आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी आती है, उसके बारे में भी अपने उसकी पहचान करके उसमें किस प्रकार से समाज शिक्षा के रूप में लागू किया जाए। तो अधिगम क्षमता के अंदर जैसे पठन में क्षमता है, लिखने में क्षमता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, वृत्ति के विकार है, ये भी एक प्रकार की क्षमता के अंदर आते हैं। तो हम इसके क्षमताओं के आधार पर उसकी पहचान करके किस प्रकार की विधियों के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है, विधियों इन बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले जब वीडियो बनाई थी यूनिट नंबर 1 के अंदर, उसमें हमने अलग अलग प्रकार की विधियाँ अपनाई थी, अलग अलग प्रकार से उसकी जो पहचान बताई थी कि दृष्टिबाधित बालक की पहचान क्या होगी, उसके अंदर कितने प्रतिशत बालक हैं उनको हम अधिगम क्षमता दृष्टिबाधिता के अंदर लेंगे और किसको क्या है नहीं लेंगे, 40% से अधिक है उसको हम दृष्टिबाधिता में लेंगे, पूर्ण दृष्टिबाधिता में किस बालक कितने प्रतिशत को लेंगे। तो वो एक अपने देखा था। उसी प्रकार से श्रवण बाधिता के में भी देखा था कि श्रवण बाधिता के अंदर किस प्रकार की जो 2 प्रकार होते हैं, पूर्ण रूप से श्रवण बाधिता या अल्प श्रवण बाधिता होती है, उसकी पहचान के आधार पर सुनने में दिक्कत आती है, सुनने के साथ ही वो समझ नहीं पाता जल्दी से, है ना, क्योंकि सुनेगा तो समझ नहीं। इस आधार पर हमने अलग अलग प्रकार की पहचान की थी। इन्हीं पहचान को लिए मनोवैज्ञानिक संरचना क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, किन सिद्धांतों पर जो कार्य करती है, विशिष्टता किस सिद्धांतों पर कार्य करती है, इसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।